अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। मैंने नीचे झुककर एक मोखल की कुल्हाड़ी का वार बचाया। मेरे अकब में मौजूद बागों ने मोखल के सीने पर रिवॉल्वर से गोली चलाई। वो झटके से एक खुदी हुई बुनियाद में जा गिरा। दोनों तरफ के अफराद ने भाग भाग कर मुख्तलिफ चीज़ों के पीछे पनाह ले ली और अंधाधुंध फायरिंग होने लगी। मामार और मज़दूर वगैरह अपनी जानें बचाकर भाग खड़े हुए। मैं और तैमूर दो दीगर अफराद के साथ नई ईंटों की एक ट्रॉली के पीछे खड़े हो गए। फायरिंग से बचने के लिए और जवाबी फायर के लिए ये बड़ी मौजूद जगह थी। चांदनी रात में हर तरफ शोले से लपक रहे थे। गोलियां सीटियां बजाती नामालूम सिमतों में परवाज़ कर रही थीं। अचानक नसरुल्लाह के एक करीबी साथी को गोली लगी और वो कराहता हुआ अपने पहलू पर गिर गया। मैंने उसकी 7mm राइफ़ल उठा ली और एक अगली पोजीशन पर पहुंचकर फायरिंग करने लगा। यही वक्त था जब हमारे अकब से दर्जनों घुड़सवारों का शोर सुनाई दिया। वो ललकारे मारते और हवाई फायरिंग करते हुए आ रहे थे। ये हमारे साथी थे। उनके साथ वाली जी और चौधरी अजीज़ वगैरह भी थे। जब मोखलों ने ये सूरत हाल देखी तो एकदम अपनी पोजीशन छोड़कर गोदाम की तरफ पसपा होने लगे। वो फायरिंग करते हुए पीछे हटते जा रहे थे। कुछ उल्टे पांव भाग रहे थे और कुछ पीठ फेर कर। मैं अपनी पोजीशन छोड़कर दौड़ा और पीठ फेर कर भागते हुए एक मोखल को अकब से दबोच कर ज़मीन पर गिरा लिया। फिर मैं उसे घसीट कर एक जीप की ओट में हो गया। ये मैंने एक ख़तरनाक काम किया था। कोई भी आवारा गोली मेरा मिजाज पूछ सकती थी, लेकिन मैं जानता था कि ये काम करना बहुत ज़रूरी है। मोखल फायरिंग करते हुए अपने गोदाम के अंदर घुस गए और आहनी दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। कुमक के आ जाने से राजवाल वालों के हौसले एकदम बढ़ गए थे। उनमें से कुछ का ख्याल था कि हमें पीछा करते हुए गोदाम के अंदर घुस जाना चाहिए, लेकिन ऐसा करना बहुत ख़तरनाक था। वाली जी ने अपने बिखरे हुए साथियों को इस इरादे से बाज रखा। जो मुसल्लह अफराद आगे चले गए थे उनको भी वापस बुला लिया। गोदाम के अंदर से उन पर फायरिंग हो सकती थी। फ़िज़ा में खौफनाक सरासीमगी थी। मौके पर दो लाशें पड़ी थीं, एक हमारी थी, एक मोखलों की। हमारी तरफ से जान हारने वाला नसरुल्लाह का वही साथी था जिसकी राइफ़ल मेरे हाथ में थी। गोली उसकी गर्दन को चीर कर निकल गई थी और वो मौके पर ही दम तोड़ गया था। मोखलों की तरफ से मरने वाला एक नौजवान लड़का था। उसके मुंह और कपड़ों से देसी शराब की बू आ रही थी। 303 की 2 गोलियां उसके पेट में लगी थीं। एक कमर फाड़ कर निकल गई थी। उसका खून बुनियाद की ताज़ा ईंटों पर फैल रहा हुआ था। देहाती ज़ुबान में कहा जा सकता था कि ज़मीन के इस टुकड़े ने इंसानी खून चख लिया है। अब ये ज़मीन आदमखोर हो जाएगी। हमारे 4 साथी गोलियों और कुल्हाड़ियों से ज़ख्मी हुए थे। उनमें से 2 को अस्पताल पहुंचाना बहुत ज़रूरी था। मैंने वाली जी से कहा, मुझे इजाज़त दें, मैं इनको डस्का अस्पताल ले जाता हूं। नहीं नहीं, तुम यही रहो, वाली जी ने अजीब अंदाज में कहा। मैं सूफ़ी असलम और नसरुल्लाह को अपनी गाड़ी में भेज देता हूं। मैंने कहा, उनके 3-4 बंदे भी ज़ख्मी हुए हैं। वो भी ज़ख्मियों को डस्के के अस्पताल में ही लेके जाएंगे। ये ना हो कि वहाँ फिर टाकरा हो जाए। मेरी बात में वज़न था। वाली जी ने हुक्म दिया कि ज़ख्मियों के साथ 8-10 मुसल्लह बंदे जाएंगे और बिल्कुल चौकस रहेंगे। जिस तनोमंद मोखल को मैंने भागते हुए पकड़ा था वो उधेड़ उम्र का था। वो ज़र्रा भर भी खौफज़दा नहीं था। वो बार बार मुँह से खून थूक रहा था और हमें खौफनाक नताइज की धमकियाँ दे रहा था। वो जब भी धमकी देता कोई न कोई शख्स उसके मुंह पर ठोकर रसीद कर देता, लेकिन वो धमकियाँ देने और गालियाँ बकने से बाज नहीं आ रहा था। वाली जी ने कहा, इसके हाथ पैर बांध दो और इसके गंदे मुंह में कपड़ा ठूंस दो। उसने वाली जी की तरफ थूका और बोला, तेरा बड़ा बुरा हशर होना है वालड़ी। इसी ज़मीन पर तेरे खानवादे की लाशें ना घसीटी तो हम अपने प्यो के नहीं। चौधरी अजीज़ मुझे एक तरफ ले गया और सख्त लहजे में बोला, इस बंदे को पकड़ने की क्या लोड़ थी? ये छोटे मोखल का मामा है, दिल का मरीज़ भी है। इसे कुछ हो गया तो मुश्किल बढ़ जाएगी। मैंने कहा, चौधरी साहब, मेरे ख्याल में आप एक बात भूल रहे हैं। यहाँ मछली फार्म पर हमारे कितने बंदे थे? 2 थे।
चौधरी अजीज़ ने चौंक कर कहा, शेरा और फ़तेह मोहम्मद। वो दोनों अब यहाँ कहीं नज़र नहीं आ रहे। यहाँ काम शुरू होने से पहले ये लोग उन्हें गोदाम में पकड़ कर ले गए होंगे। अब उन दोनों को छुड़ाने के लिए हमारे पास मोखलों का कोई बंदा तो है। चौधरी अजीज़ ने पहली दफ़ा ज़रा तारीफ़ी नज़रों से मेरी तरफ देखा। कुछ देर के बाद राजवाल से कुछ लोग और भी कुल्हाड़ियाँ और लाठियाँ लेकर पहुँच गए। ये लोग एक ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार होकर आए थे। हम सुबह तक मौके पर मौजूद रहे। फिर इतला मिली कि पुलिस लाशों को कब्ज़े में लेने के लिए पहुँच रही है। अब फौरी लड़ाई का ख़तरा टल चुका है। वाली जी ने मुझे और बागों को मौके से हट जाने की हिदायत की। उन्होंने नसरुल्लाह को हमारे साथ किया। उस वक्त सूरज की पहली किरणें ओस से भीगे हुए पौधों और खेतों को चमका रही थीं। जब हम राजवाल पहुँचे, गांव के ज़्यादातर लोग अभी घरों के अंदर थे। शायद बहुत सौ को ये पता भी ना होगा कि रात को मछली फार्म पर कितना संगीन वाक़या हुआ है। वाली जी की हिदायत के मुताबिक नसरुल्लाह हमें हवेली के पिछवाड़े वाले अस्तबल में ले गया। यहाँ ग्रे हाउंड कुत्ते रातब के इंतज़ार में मुंह लटकाए बैठे थे और पिंजरों में उकाब, शाहीन वगैरह फड़फड़ा रहे थे। हमारे घोड़े एक छप्पर तले बांध दिए गए। नसरुल्लाह हमें अस्तबल के एक नीम तारीख कमरे में ले गया। यहाँ पराली के बड़े बड़े गट्ठे पड़े थे। दो बंदों ने मिलकर गट्ठों को तेज़ी से हटाना शुरू किया और तब मुझे पहली बार पता चला कि यहाँ अस्तबल के अंदर नीचे को जाती हुई सीढ़ियाँ हैं और एक तहखाना है। तहखाना 3 कमरों पर मुश्तमिल था। दरो दीवार कच्चे थे, ताहम उनकी लिपाई की गई थी। यहाँ 4-5 चारपाइयाँ, मट्टी के घड़े, लालटेने और रोज़मर्रा इस्तेमाल के बर्तन वगैरह मौजूद थे। वाली जी ने हमें बता दिया था कि हम दोनों को कुछ दिन यहाँ रूपोश रहना है। याद रहे कि मोखलों का जो बंदा हलाक हुआ था उसे बागों के हाथ से ही गोली लगी थी। हम इस तहखाने में पूरे 3 दिन रहे। सिर्फ सुबह सवेरे कुछ देर के लिए हम बाहर निकलते थे और ज़रूरियात से फारिग होकर दोबारा तहखाने में चले जाते। बाहर के हालात की हमें कुछ ज़्यादा खबर नहीं थी। हम ज़्यादातर बैटरी वाला रेडियो सुनते रहते, ताश खेलते रहते या फिर गपशप लगाते। ज़्यादातर वक्त लिहाफ़ों के अंदर गुजारना पड़ता था क्योंकि यहाँ हरारत के लिए अंगीठी नहीं जलाई जा सकती थी, क्योंकि धुआं वगैरह निकलने का कोई रास्ता ही नहीं था। 3 वक्त बेहतरीन खाना हमें मिल रहा था। हमारी देखभाल की जिम्मेदारी अस्तबल के 2 मुलाजमों शीदे और उबैदुल्ला की थी। उन्हीं की ज़ुबानी हमें मालूम हुआ कि लड़ाई में ज़ख्मी होने वाले दोनों बंदों की हालत अब बेहतर है। ये चौथे रोज़ दोपहर की बात है। रौनक अली खुद तहखाने में दाखिल हुआ। वो हमारे लिए मूली वाले पराठे पकवा कर लाया था। साथ में चाटी की नमकीन लस्सी और गाजर का हलवा था। मेरे जहन में बाहर की सूरत हाल के हवाले से बेशुमार सवाल किलबिला रहे थे। सबसे अहम सवाल तो यही था कि झगड़े का क्या बना। रौनक अली ने कहा, काफ़ी चंगी खबरें हैं। नया SHO और राणा शबीर सियाना बंदा है, वाली जी की इज़्ज़त भी करता है। उसने दोनों पार्टियों को अच्छे मशवरे दिए हैं। यही वजह है कि लंबी चौड़ी गिरफ्तारियां नहीं हुई और ना ही कुछ ज़्यादा माल पानी खर्च करना पड़ रहा है। ये कैसा पुलिस वाला है रौनक भाई, कहीं जाली तो नहीं? नहीं यार, अच्छे बुरे बंदे तो हर जगह होते हैं। वाली जी और छोटे मोखल से बात करके उसने बड़ा मुनासिब वकूआ बनाया है। दोनों तरफ का एक बंदा मरा है। उसने दोनों पर एक दूसरे का कत्ल डाल दिया है। शदीद ज़ख्मियों का कोई भी जिक्र शिक्र नहीं किया गया। ऐसे मामलों में तुम्हारा दिमाग बड़ा काम करता है। तुम्हारा ये अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त था कि मोखल उन दोनों को पकड़कर गोदाम में ले गए हैं। ये मसला पुलिस को बताए बगैर ही हल किया गया है। हमने मोखलों के मामे ताजदीन को छोड़ दिया। उन्होंने शेरे और फ़तेह मोहम्मद को आज़ाद कर दिया है। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मछली फार्म की ज़मीन वाला मामला अब कुछ ठंडा पड़ जाएगा? मैंने रौनक अली से पूछा। उसने अपना बड़ा सा चेहरा नफ़ी में हिलाया और बोला, ऐसे झगड़े शगड़े आसानी से कहाँ ख़त्म होते हैं शहज़ादे, और ये झगड़ा तो अब शुरू हुआ है। आगे आगे देखो होता है क्या। कब्ज़ा तो जगह पर हमारा ही है ना? कब्ज़ा तो बिल्कुल अपना है, पर उनका पानी वाला पाइप हमारी ज़मीन पर ही है और गंदा पानी दिन रात तालाब में जमा हो रहा है। अब उन्होंने हमारी तरफ एक दरवाज़ा भी निकाल लिया है। 2-4 रोज़ तक बड़ा मोखल भी पिंड वापस आ रहा है। हो सकता है कि उसके आने के बाद मामले में और गर्मी शर्मी आ जाए। बड़ा मोखल कहाँ है? उनकी कुछ ज़मीनें रहीम यार ख़ान में भी हैं, वो वहाँ गया हुआ है।
रौनक अली से गुफ्तगू के दौरान ये भी मालूम हुआ कि वाली जी का प्यारा कुत्ता हीरा बिलाखिर मर गया। वाली जी चंद दिन उसके लिए बहुत परेशान रहे हैं। रौनक अली से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातचीत जारी रही। हमें और कितने दिन यहाँ रहना पड़ेगा, मैंने पूछा। ये तो वाली जी ही बता सकते हैं। वैसे मेरे ख़्याल में अब हालात ठीक हैं, हो सकता है कि वो इसी हफ्ते तुम्हें बाहर निकाल लें। वैसे एक काम तुमसे गड़बड़ वाला हुआ है। तुमने जिस बंदे को थप्पड़ के जवाब में थप्पड़ मारा था वो पता है कौन है? कौन है? बड़ी पैड़ी शय है, बहुत ही पैड़ी शय है वो। उस पैड़ी शय का नाम भी तो बताएं, बागो ने कहा। रौनक अली मुझसे मुखातिब होकर बोला, मैंने तुमसे शामपुर की एक कुड़ी समीना का जिक्र किया था ना, जो गैर बरादरी के एक बंदे से मिलती है। हाँ बताया तो था आपने। वाली जी ने समीना और इस बंदे को एक खेत से मौके पर पकड़ा था और मारा पीटा भी था। रौनक अली ने असबात में सर हिलाया। यही वो खाना ख़राब है। इसको मोखल पाशा कहते हैं। ये बड़े मोखल के दादे गांव का है। यहाँ ज़मीनों की देखभाल करता है। इसका बाप अपने पिंड में फेरी लगाकर पकोड़े बेचता था, पर ये यहाँ चौधरी बनकर फिर रहा है। बड़ी आकड़ शाकड़ है इसमें। कर लेंगे जी ठीक इसकी आकड़, मैंने लस्सी का घूंट भरते हुए कहा। रौनक अली ने जहाज़ी साइज़ के पराठे के चौथे हिस्से को लुकमा बनाकर मुंह में रखा और मुझे मोखल पाशा के बारे में मज़ीद बातें बताने लगा। उसकी बातों से मालूम हुआ कि कुछ दिन पहले पेश आने वाले वाक़े में वाली जी ने मोखल पाशा को मारा वगैरह नहीं था। उन्होंने बस उसे बालों से पकड़ा था। जवाब में उसने इतनी ज़ोर से वाली जी का हाथ झटका था कि उनकी कलाई उतर गई थी। वो अभी तक खलीफे से कलाई की मालिश करवाते थे। रौनक अली करीबन 2 घंटे हमारे साथ मौजूद रहा। इस दौरान में उसने बेगम बिल्किस के बारे में किसी हवाले से कोई बात नहीं की। मैं उसके ताउस्सुरात से अंदाज़ा लगाने की कोशिश करता रहा और मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो शायद इस गड़बड़ के बारे में कुछ जानता ही नहीं है। मैं पिछले 4 दिन से मुसलसल अंदेशों में मुब्तला था। मैं 4 दिन पहले जिन हालात में राजवाल छोड़कर जाने लगा था, यकीनन वो अब भी मौजूद थे। मेरे कानों में बार बार वो गुफ्तगू गूंजती रहती थी जो बुध की शब बेगम बिल्किस ने मुझसे की थी। उनकी लरजती हुई आवाज़, उनकी सिसकी, उनका खौफ, जो कुछ भी था वो बड़ी हिम्मत वाली थी। इसके बावजूद वो डरी हुई थी। किसी वक्त ख्वामख्वाह मेरे जहन में एक ख़तरे की घंटी बजने लगती थी। मैं सोचने लगता था कहीं ऐसा तो नहीं कि वाली जी ने किसी साजिश के तहत मुझे यहाँ भेजा हो। अब अगर इस तहखाने में मेरे और बागों के साथ कुछ हो जाता तो किसी को कानो कान खबर नहीं होना थी। हमें मारकर इसी तहखाने के कच्चे फर्श में यूं गाड़ा जा सकता था कि किसी को हमारा नामो निशान तक ना मिलता, या फिर हमें कत्ल करके हमारी लाशें खेतों में फेंकी जा सकती थीं और इसका इल्ज़ाम बाआसानी मोखलों पर धरा जा सकता था। मगर फिर मैं वाली जी की सूरत जहन में लाता और उनके रवैये पर गौर करता। मेरा दिल गवाही देने लगता कि मैं गलत सोच रहा हूँ। वाली जी ऐसा नहीं करेंगे। ये तो हो सकता है कि चंद दिन के बाद हालात ठीक हो जाएं और वो मुझे अपनी हवेली और नौकरी से निकाल दें और हुक्म दें कि मैं दोबारा अपनी शक्ल ना दिखाऊं, लेकिन वो मेरे साथ इस तरह की ज़्यादती नहीं करेंगे। मैंने बताया है कि इस कच्चे तह खाने में हमें हर तरह की सहूलत मौजूद थी, सिवाय इसके कि अस्तबल की हल्की सी बू आती थी, और वो भी उस वक्त जब यहाँ का इकलौता दरवाज़ा खुलता था। इस तह खाने के 3-4 कमरे थे। अंदरूनी दीवारों में सुलाखदार खिड़कियाँ भी लगी हुई थीं। कमरों के दरवाजे अलहदा-अलहदा थे। ये 7वें-8वें रोज़ की बात है। मैं रेडियो पर किसान भाइयों का प्रोग्राम सुनते सुनते सो गया। मुझे बागों ने झंझोड़ कर जगाया। क्या हुआ? मैंने घबरा कर पूछा और मेरा हाथ पिस्तौल की तरफ गया। वो देखो, नवे प्रोणे आए हैं। बागों ने खिड़की में से एक साथ वाले कमरे की तरफ इशारा किया। मैंने देखा और हैरान रह गया। 20-22 साल की एक लड़की चारपाई पर बैठी थी और चेहरा हाथों में छुपाए हिचकियों से रो रही थी। उसके जिस्म पर आम देहाती लिबास था। अपने हुलिये से वो किसी गरीब घराने की लगती थी। चंद लम्हे के बाद लड़की रोती हुई अपनी जगह से उठी और कमरे का दरवाज़ा पीटने लगी। मुझे यहाँ से निकालो, खुदा के लिए निकालो, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेगुनाह हूँ। कुछ देर तक दरवाज़ा पीटने और दुहाई देने के बाद वो बेदमसी होकर कच्चे फर्श पर ही बैठ गई। उसकी पुश्त दीवार से लगी हुई थी। लड़की कबूल सूरत थी। पहली नज़र में मुझे उसके चेहरे पर मासूमियत और सच्चाई नज़र आई। बागों ने खिड़की इस तरह बंद कर रखी थी
کہ دونوں پٹ کے درمیان 2-3 انچ کی درز باقی رہ گئی تھی۔ ہم تو لڑکی کو دیکھ سکتے تھے مگر شاید وہ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ لالٹین کی روشنی میں لڑکی کا طویل سایہ دیوار پر لرزتا دکھائی دیتا تھا۔ کون لایا ہے اسے یہاں؟ میں نے باگو سے پوچھا۔ چودھری عزیز صاحب اور ان کے 2 بندے ابھی چھوڑ کر گئے ہیں۔ معاملہ کیا ہے؟ پتہ نہیں۔ دوستو، آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔